आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 250 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 251 मुलाहिज़ा फरमाएं। कोई मशकूक आदमी भी हाथ आया या नहीं? मैंने पूछा। नहीं सर, उसने कदरे खजालत से जवाब दिया। बस तो फिर बिजली के बारे में मेरी मालूमात में इजाफा मत करो। मैंने दोबारा स्टेज की तरफ मुतवज्जा होते हुए नरमी से कहा। वो खिसियाने से अंदाज में वापस चला गया। हम तमाम लोग उठकर अपने अपने घरों को चल दिए थे। मैं होटल पहुंच चुका था, दूसरे लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए थे। मैंने अपने लोगों को जब्बार के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने पर लगा दिया था। मेरे जहन में एक नया मंसूबा पल रहा था। 2 दिन बाद मैंने मिसेस दुरानी से मिलने का वादा किया था और मेरा नया मंसूबा यह था कि मैं उनके मकान की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करना चाहता था, ताकि अब मिसेस दुरानी इस मसले से निकल जाए और मैं बजाते खुद जब्बार का मुकाबला कर सकूं। मुझे जल्द से जल्द उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मैंने शफी शाह और टोनी को जब्बार के पीछे लगा दिया था। पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात तैयार होने के बाद मैं मिसेस दुरानी की तरफ चल निकला था। उन्होंने मेरे लिए खाना पकाने का और मुझे खिलाने का अच्छा वादा किया था। टाइम भी मेरे पास था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मिसेस दुरानी से मिल ही लूं, ताकि कागजात भी साइन हो जाएं और खाना भी खा लूं। मिसेस दुरानी के घर पहुंचने के बाद उनसे अच्छी खासी गपशप होती रही। मेरे पास एक फाइल थी जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात लगे हुए थे। उन पर मुझे मिसेस दुरानी से दस्तखत करवाने थे। उसे मैं अब तक बगल में दबाए हुए था। अब मैंने उसे सामने तपाई पर रख दिया और इत्मीनान से सोफे की पूंछ से टेक लगा ली। फिर मैंने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और शफी शाह का नंबर पंच किया। सिलसिला मिलने पर मैंने पूछा, जब्बार चलाने के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई? वैसे मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी पूछ रहा हूँ। कोई हर्ज नहीं सर, शफी शाह ने कहा। इसके बारे में बुनियादी बातें तो बहुत कम वक्त में मालूम हो गई हैं और मेरे ख्याल में वही काफ़ी है, लेकिन मजीद मोहलत रही तो मजीद होमवर्क करते रहेंगे। बुनियादी बातें क्या है? मैंने दरियाफ्त किया। वो वाकई लैंड माफिया के बानियों में से एक है। फिर अपने आप को बाइज्जत बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में घुस गया। दौलत उसके पास बेहिसाब है, लेकिन मजीद दौलत हासिल करने की हवस भी बेहिसाब है, ख्वाह उसके लिए किसी का भी गला काटना पड़े। अब उसमें खुद तो इतना दमखम नहीं रहा। उसका छोटा भाई गफ्फार उसके शोबा बनभाशी का सरबराह है। हकीकत में जब्बार जलानी का असर सूख कुछ इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो पैसा पानी की तरह बहाता है। इसलिए कह सकते हैं कि उसका असल असर और सूख रुपया पैसा ही है। शफी शाह ने कहा। यह असर सूख भी कुछ कम नहीं है। मैंने कहा। बेशक, शफी शाह ने तायद की। वैसे इसका सियासी असर सूख भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी बुनियाद भी रुपया ही है। वो किस तरह? मैंने दरियाफ्त किया। एक नहायत करप्ट सियासतदान है, KM कमाल। हर दौरे हुकूमत में कोई ना कोई मनसब उसके पास रहता है। काफ़ी उम्र हो चुकी है और बेशतर सियासतदानों की तरह अब तक बहुत दौलतमंद हो चुका है, लेकिन जब्बार जलानी की तरह दौलत की हवस अब भी बेपनाह है। जब्बार जलानी को उसके मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है, बल्कि मेरा ख्याल है कि उन दोनों के दरमियान एक गैर रस्मी सी पार्टनरशिप है। KM कमाल को खामोशी से उसका हिस्सा पहुंचता रहता है। अब चूंकि जब्बार जलानी के पास बहुत दौलत है, इसलिए वो अपना सियासी असर सूख मजीद बढ़ाने के लिए भी हाथ पांव मार रहा है। इससे पहले ही उसके पर कतर देने चाहिए। ऐसे लोगों का सियासी असर सूख पहले ही क्या कम है? मैंने कहा। अगर आप खुद सामने आकर बराह रास्त उसकी खबर लेना चाहते हैं तो आपको काफी ऊपर से बंदोबस्त करके कोई कदम उठाना होगा, क्योंकि जब्बार जलानी की तो कोई बात नहीं, लेकिन वो KM कमाल बहुत बड़ा फितना है। फिर प्रेस उन लोगों का बहुत बड़ा हथियार है। ये पुराने मगरमच्छ उसे इस्तेमाल करने का गुर जानते हैं। ये सब चाहते हैं अपनी नाजायज से नाजायज बात को भी सच साबित करने के लिए प्रेस में खूब अवेला मचा लेते हैं। प्रेस वाले उनकी छींक मारने की खबर भी लपक कर शाया करते हैं। लेकिन तुमने बताया है कि KM कमाल एक करप्ट सियासतदान है। मैंने कहा। आजकल इस बात से तो किसी के मकाम मर्तबे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं कहीं ये दुखती रग गिरफ्त में आ जाती है। नफीस साहब जिंदाबाद। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा। उनसे इन सब का दम निकलता है। उनके पास इन सब की फाइलें बहुत हिफाजत से रखी रहती हैं और वक्त के साथ साथ उनकी ज़खामत में भी इजाफा होता रहता है। क्या वो फाइलें यूं ही खुफिया तहखानों में सजी रहेंगी और उन्हें दीमक खाती रहेगी? वो कभी मंजर आम पर नहीं आएंगी? शफी शाह के लहजे में तलखी थी। वो इस पीछ दर पीछ और तारीख निज़ाम की एक अलग बुराई, एक अलग कहानी है, बहुत उलझी हुई है। बहरहाल ये दुखती रगें कभी न कभी काम आ जाती हैं। मैं नफीस साहब को सिर्फ एक फ़ोन करूंगा, KM कमाल चूं भी नहीं करेगा। जब्बार जलानी की हमायत में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उसे ख्याल भी नहीं आएगा। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, जब्बार जलानी का बदमाशी का निज़ाम कैसा है? उसकी बदमाशी की इमारत सिर्फ चंद सतूनों पर खड़ी है। 8-10 बदमाश हैं और 3-4 पुलिस ऑफिसर हैं जो सिर्फ पैसे की डोरी से उसके साथ बंधे हुए हैं। बदमाश भी सारे हर वक्त उसके साथ नहीं रहते। पर वक्त जरूरत मोबाइल फोन वगैरह पर पैगाम मिलने पर फौरन उसके पास या फिर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां के बारे में वो हुक्म दे। अपना मिशन मुकम्मल करके ये लोग गायब हो जाते हैं और उसका भाई, वही उसका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है, साई की तरह साथ रहता है। वही सही मानों में जानिसार है, शायद इसलिए कि माली मफादात के अलावा उसका खून का रिश्ता भी है। शहर के नहायत महंगे कारोबारी इलाके में सबसे अहम शाहराह पर
जब्बार जलानी ने हाल ही में एक छोटे मगर नहायत महंगे प्लाट पर एक चमकती दमकती इमारत तामीर करवाई है, जिसमें सिर्फ उसके अपने दफातर फैले हुए। काफी ऊंची बिल्डिंग है। उसमें टॉप फ्लोर पर वो खुद बैठता है। सिर्फ 2 बदमाश बाहर उस फ्लोर पर उसके गार्ड्स के फ्राइज अंजाम देते हैं और अंदर कमरे में उसका भाई उसके साथ होता है। बस कुल यही लोग हैं? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ, बाकी सब तो दफ्तरी लोग होते हैं जिनसे बिल्डिंग भरी होती है। वो सब बेचारे तो शरीफ शुराफा होते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर मेज़ों के नीचे दुबक जाने वाले शफी शाह ने बताया। मैंने तहसीन अमेज़ लहजे में कहा, इतने कम वक्त में तुमने सारी ही मालूमात तो जमा कर ली, अब कौन सी बात रह गई? कार्रवाई शुरू करने के लिए तो यही मालूमात काफ़ी है, लेकिन अगर जल्द कार्रवाई शुरू करना ज़रूरी नहीं है तो मेरे जासूस बदस्तूर अपनी कोशिशों में लगे रहेंगे। छोटी छोटी बातें, मामूली जुज़वियात भी सामने आ जाएंगी। इस तरह के कामों में बाज़ औक़ात मामूली जुज़वियात भी अहम साबित होती हैं, शफी शाह ने कहा। फिर उसने पूछा, आप इस पर कब हाथ डालना चाहते हैं? अभी मैंने फैसला नहीं किया, लेकिन तुम और टोनी तैयार रहना। किसी वक्त भी मेरा फ़ोन आ सकता है। इस दौरान अपने जासूसों को काम करते रहने दो और उनसे थोड़ी थोड़ी देर बाद रिपोर्ट लेते रहो। कोई ज़रा भी अहम बात मालूम हो तो मुझे ज़रूर बता देना। मैं फ़िलहाल मिसेस दुरानी के यहाँ बैठा हूँ। एहतियातन मैं अभी इस्लामाबाद फ़ोन करके कुछ टोरियाँ हिला देता हूँ, ताकि अगर हमें अचानक ही जब्बार जलानी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े तो वह जवाबन कोई कार्रवाई न कर सके। ओके सर, शफी शाह ने कहा और मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मिसेस दुरानी इस दौरान एक ट्रे में कोल्ड ड्रिंक के गिलास सजाए मेरे सामने आ खड़ी हुई थी और बदस्तूर खड़ी ही थी। उन्होंने ट्रे तपाई पर नहीं रखी थी। शायद वो मेरी गुफ्तगू में उलझ गई थी और भूल ही गई थी कि उनके हाथ में ट्रे थी। शफाफ गिलास में बेरंग स्याल सनसना रहा था और उसमें बर्फ के क्यूब्स तैर रहे थे। मैंने फ़ोन बंद किया तो मिसेस दुरानी गोया किसी ख्याल से चौंकते हुए बोली, तुमने अपना काम शुरू कर दिया है? काम तो काफ़ी पहले से ही शुरू है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इधर उधर की बातों में उलझकर तुम्हें एक अहम बात बताना भूल ही गई। आज सुबह जब्बार जलानी के एस्टेट मैनेजर का फिर फ़ोन आया था। वो अपनी पेशकश 1 करोड़ से एकदम बढ़ाकर 1.5 करोड़ पर लेके आए। ओह, मैंने बेइख्तियार सीटी बजाई। मैं तो 1 करोड़ पर ही हैरान हो रहा था। यहाँ मामला यकदम ही 1.5 करोड़ पर पहुँच गया। हालांकि कारोबार की दुनिया में ऐसा नहीं होता, पेशकशें बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाती हैं। आपने क्या जवाब दिया? मैं अपने जवाब पर कायम हूँ, वो मुस्कुराते हुए इत्मीनान से बोली। और वो जवाब क्या है? यही कि जहन्नम में जाओ, उन्होंने सादगी से कहा। हैरत है, आपको लालच क्यों नहीं आता मिसेस दुरानी? अब तो मेरा मशवरा भी यही है कि आप इस पेशकश को कबूल ही कर लीजिए और खंडर से जान छुड़ा लीजिए। मेरा ख्याल है कि कीमत के बारे में अब वो इससे आगे नहीं जाएगा। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं कीमत से ज़्यादा बढ़वाने के चक्कर में इनकार कर रही हूँ? उन्होंने गज़बनाक नज़रों से मुझे घूरा। नहीं, मैं तो वैसे ही मशवरा दे रहा हूँ कि खुदा रहा अब लालच में आ ही जाइए, मैंने इल्तिजाजिया से लहजे में कहा। उसने यकीनन ये भी कहा होगा कि ये उसकी आखिरी पेशकश है। हाँ, और उसने ये भी कहा था कि इसे कबूल करने का आज पहला और आखिरी दिन है। मुझे आज फैसला कर लेना चाहिए, उन्होंने रूठे रूठे से लहजे में बताया। फिर आपने क्या सोचा? मैंने पूछा। क्या तुम्हें भी मुझसे ये सवाल करने की ज़रूरत है? वो गोया बुरा मनाते हुए बोली, इस घर से तो अब मेरा जनाजा ही निकलेगा। एन उसी लम्हे एक ज़ोरदार छनाका हुआ, जो दरअसल 2-3 छनाकों का तसलसल था। मिसेस दुरानी उस वक्त तक छोटी सी ट्रे हाथ में ही पकड़े खड़ी थी। उसमें मौजूद दोनों गिलासों को मैंने बैक वक्त टुकड़े होते देखा। कुछ मशरूब और कुर्सियां उछलकर मुझ पर गिरी और उसके साथ ही मिसेस दुरानी उछलकर पीछे जा गिरी। उन्होंने मुंह से ये अल्फाज निकाले ही थे कि इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा, और ऐन उसी लम्हे फायर हुआ था। शायद वो कबूलियत की खड़ी थी। उस संदेशे से मेरी धड़कनें थमने लगी कि शायद उस घर से मिसेस दुरानी का जनाजा उठने का इंतजाम हो गया था। मैं खुद छनाके की आवाज के साथ ही सोफे से फिसल कर घिसे पीटे बोसीदा कालीन पर गिर चुका था और समझने की कोशिश कर रहा था कि गोली किस तरफ से आई थी। मेरा मशीन पिस्टल मेरे हाथ में आ चुका था और मैं उस दरिंदे की तरह चुकन्ना हो चुका था जिसकी पसलियों में कुछ चबो दिया गया हो। मुझे मजीद फायर होने की तवक्को थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता मकान के अकब में कहीं दूर से कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज़ उभरी और तेजी से मातूम होने लगी। मुझे उस वक्त तेजी से मकान के पिछली तरफ भागना चाहिए था, लेकिन मिसेस दुरानी की तरफ से भी तशवीश थी। कहीं उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत तो नहीं थी। मैं उस वक्त उस चौपाई किसी पोजीशन में था जो एक टांग जख्मी होने की वजह से 3 टांगों पर खड़ा हो। उसकी वजह यह थी कि मेरे एक हाथ में मशीन पिस्टल था। मैंने तपाई के नीचे से झांक कर दूसरी तरफ देखा तो मुझे मिसेस दुरानी भी उसी हालत में नजर आई। वो एक हाथ बढ़ाकर तपाई पर से अपने राइफल उठाने की कोशिश कर रही थी। बेख्तियार मेरे सीने से तमानियत की गहरी सांस खारिज हुई। वो न सिर्फ जिंदा थी बल्कि सही सलामत भी दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें खराश भी नहीं आई थी। उस वक्त तक मुझे अंदाजा हो चुका था कि गोली किधर से आई थी। किचन मकान के अकबी अहाते की तरफ था। उसकी दोनों खिड़कियां आमने सामने थी। दोनों का शीशा टूट चुका था। फायर राइफल से किया गया था। किसी ने गालबन अकबी दीवार पर चढ़कर किचन की खिड़की पर फायर किया था। गोली दोनों खिड़कियों और लाउंज से गुजरती हुई ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे से आई थी और हम दोनों के दरमियान से गुजर गई थी। दरमियान में सिर्फ गिलास थे। गोली उन्हें भी उड़ाती हुई गुजर गई थी। महज एक सानिये के फर्क ने मिसेस दुरानी की जिंदगी बचा ली थी। एन उस वक्त वो ट्रे तपाई पर रखने के लिए झुकने लगी थी। अगर वो जरा ज्यादा झुक चुकी होती तो गोली गिलासों को तोड़कर
गुजरने के बजाय उनकी कनपटियों से आर पार निकल जाती। मोटरसाइकिल की आवाज़ दूर जाते सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि मजीद फायरिंग का खतरा टल चुका था, इसलिए मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ। ताहम अब भी मैंने इतनी एहतियात जरूर की कि रकू किसी हालत में रहा और उसी हालत में किचन की तरफ दौड़ा। मुझे अपने पीछे कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई थी। मैंने पलट कर देखा, मिसेस दुरानी भी मेरी तकलीद करते हुए मेरे ही अंदाज में सर झुकाए एक साथी कमांडो की तरह राइफल उठाए मेरे पीछे भागी चली आ रही थी। खुदा के लिए आप तो किसी महफूज जगह पर आड़ वगैरह में रहें, मैंने गुस्से से कहा। मुझे अंदेशा है कि अब भी कोई खंजीर हमारा कचूमर बना सकता है। मिसेस दुरानी जोश और जिद में बहादुर तो बनी हुई थी, लेकिन अचानक किसी खतरे का सामना होने पर वो अपना दिफा नहीं कर सकती थी, इतना मुझे अंदाजा था। वो खामोशी से एक तरफ को हो गई और मैं जल्दी से किचन में दाखिल होकर उस खिड़की पर पहुंचा जिससे अकबी दीवार नजर आती थी। अब वहां कोई नहीं था और मोटरसाइकिल की आवाज़ मादूम होती जा रही थी। मैं किचन से निकलकर दौड़ता हुआ उस आहिनी दरवाजे तक पहुंचा जिससे मैं अंदर आया था, लेकिन वहां पहुंचकर मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। दरवाजे पर अंदर की तरफ बड़ा सा ताला झूल रहा था। मुझे याद आया कि मिसेस दुरानी ने मुझे अंदर बुलाने के बाद मेरे सामने ये ताला लगाया था। मैं सख्त बदमजगी के आलम में पलटा तो मैंने मिसेस दुरानी को अपने पीछे खड़ा पाया। फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्होंने एक चाबी मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, मुझे मालूम था तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी। मैंने देखा अब उनके पैरों में चप्पलें नहीं थी। उसका मतलब था कि वो महज मुझे दिखाने के लिए रास्ते में एक लम्हे को रुक गई थी, लेकिन मेरे पलटते ही चप्पलें उतार कर दोबारा मेरे पीछे दौड़ पड़ी थी। मैंने चाबी उनके हाथ से झपट कर ताला खोलकर आईनी दरवाजे की आड़ में रहते हुए बाहर झांका। बाहर फैले हुए झाड़ झंकार की वजह से मुझे कुछ दिखाई न दिया। एहतियातन मैंने झाड़ झंकार में 3-4 फायर कर दिए। थोड़ी सी सड़सड़ाहट के सिवा कोई रद्द अमल जाहिर न हुआ। शायद कुछ चूहे उस झाड़ झंकार में इधर उधर भागे थे। तब मैंने दरवाजे की ओर से निकलकर बाहर जाकर मकान की दीवार के साथ साथ दौड़ते हुए समंदर के किनारे वाली सड़क की तरफ देखा, जो यहाँ से महज एक पतली सी पट्टी की तरह नजर आ रही थी। उस पर मुझे एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की सिर्फ एक झलक दिखाई थी, जिस पर 2 आदमी मौजूद थे। हमें बाहर पहुंचने में बहुत ताकीर हो चुकी थी। दूसरे लम्हे वो मोटरसाइकिल बलखाती सड़क पर समंदर की हिफाजती दीवार की ओट में नजरों से ओझल होगी। उसके ताक्कुब के बारे में सोचना भी फजूल था। मेरी गाड़ी मकान के दूसरी तरफ काफी फासले पर खड़ी थी। मैं पहले उस तक पहुंचता और उसे स्टार्ट करके काफी आगे लाता तो दूसरी तरफ पहुंचने के लिए मुझे बहुत चौड़ी रतीली पट्टी को अबूर करना पड़ता। पसनी होने की वजह से गाड़ी के रेत में कहीं दंसने का भी खतरा मौजूद था। अगर ऐसा ना होता तब भी उस पतली सी सड़क पर पहुंचने तक मोटरसाइकिल सवार न जाने कहां पहुंच चुके होते। हम दोबारा अंदर आ गए। मिसेस दुरानी मेरे लिए खाना बनाने चली गई थी। उनके जाने के बाद मैंने एक बार फिर फोन उठाया और इस्लामाबाद का एक नंबर मिला। उस नंबर पर कामयाबी नहीं हुई। नफीस साहब को मैं तीसरे नंबर पर तलाश करने में कामयाब हो सका। मैं नीची आवाज में चंद मिनट उनसे बात करता रहा। इस दौरान मिसेस दुरानी ने खाना गर्म करके ड्राइंग रूम में ही मौजूद एक पुरानी सी ड्राइंग टेबल पर लगा दिया और एक कुर्सी पर बैठकर मुंतजिर नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। आखिर मैंने गुफ्तगू खत्म की और उनके करीब जा बैठा। उन्होंने मेरी गुफ्तगू से आंखों सबाक के बगैर सुनी थी, इसलिए शायद उनकी समझ में कुछ नहीं आया था। उन्होंने उलझन अवेज नजरों से मेरी तरफ देखा, ताहम इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया और फौरन ही खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं बहुत मुतमिन था, इसलिए नहायत दिलजमई के साथ खाने में जुट गया। मिसेस दुरानी ने सिर्फ मछली की एक खास डिश ही नहीं 2-3 डिशें और भी बनाई थी। थोड़ी देर बाद मिसेस दुरानी काफी बनाकर ले आई तो मैंने कुर्सी पर जरा फैल कर बैठते हुए कहा, इखलाकियात का तकाजा है कि आप महीने में कम अज कम 4-6 मरतबा मेरी दावत क्या करें। मेरी तरफ से तो तुम्हें मुस्तकिल दावत है। तुम अगर इस खंडर में रहने का हौसला कर सकते हो तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें जब्बार जलानी का बंदोबस्त तो बहरहाल करना ही पड़ेगा। कभी खिड़की से गोली आती रहेगी और कभी रोशनदान से। मिसेस दुरानी मुस्कुराती हुई बोली, जब्बार का बंदोबस्त तो खैर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ मुस्तकिल रहने का खतरा मोल नहीं ले सकता। अगर आप ऐसे ही खाने पका कर मुझे खिलाती रही तो मेरा वजन तो कम अज कम किसी जापानी पहलवान से भी ज्यादा हो जाएगा। आपने मेरी खुराक नहीं देखी, मैंने तुम्हें अपने होटल में तो इतना खाते नहीं देखा, वो बोली। मिसेस दुरानी से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवाने के बाद मैंने फाइल बंद की और रुखसत होने लगा तो वो मेरे साथ बाहर की तरफ चलते हुए बोली, तो आज तुम इससे बात करोगे? मैंने इस बात में सर हिलाया तो बोली, मुझे अब क्या करना चाहिए? मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे पर फिक्रमंदी की परछाइयां ऊपर रही हैं। बस घर से मत निकलिएगा, मैंने कहा। घर में जो आपका दिल चाहे कीजिए। वहां से रुखसत होकर मैं होटल पहुंचा तो ऑफिस में टोनी और शफी शाह दोनों मेरे मुंतजिर थे। वो भी मेरी तरह उम्दा सूट बूट में थे और ऊंचे दर्जे के नौजवान बिजनेसमैन दिखाई दे रहे थे। शफी शाह के पास तो ब्रीफ केस भी था। मैंने साइड टेबल से अपना ब्रीफ केस उठाते हुए कहा, मैं भी ब्रीफ केस साथ ले चलता हूँ, आखिर मैं भी एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन हूँ। वो दोनों मुस्कुरा दिए। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी वाली फाइल अपने ब्रीफ केस में रख ली। चंद मिनट हमने नीची आवाजों में बातें की। उस दौरान चाय का दौर भी चला। फिर हम उठ खड़े हुए। हम तीनों मेरी मर्सिडीज में रवाना हुए, लेकिन ड्राइविंग सीट पर शफी शाह था। जब्बार जलानी का दफ्तर जिस बिल्डिंग में था वो हमारे होटल से ज्यादा दूर नहीं थी। जल्द ही हम वहां जा पहुंचे। वो छोटे से प्लाट पर बनी हुई एक ऊंची और टावर नुमा बिल्डिंग थी। बाहर की तरफ इंपोर्टेड शीशे लगाकर बहुत चमक धमक पैदा की गई थी। उसकी पार्किंग लॉट इतनी छोटी थी कि हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह मुयस्सर नहीं आ सकी।
शफी शाह ने गाड़ी अकबी गली में खड़ी की। यह भी एक लिहाज से अच्छा ही था, लेकिन हम अकबी दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते थे। दरवाजा अंदर से बंद था। इमारत के गिर्द घूमकर हम दोबारा सदर दरवाजे पर आए। मैं देखा पार्किंग लॉट में एक कोने में जर्द रंग की एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल भी मौजूद थी। मिसेस दुरानी के यहाँ मैंने राइफल के फायर के बाद जिन 2 आदमियों को मोटरसाइकिल पर फरार होते हुए बहुत दूर से देखा था, वो भी जर्द रंग की थी। अगर ये वही मोटरसाइकिल थी तो मुझे जब्बार जिलानी की बेखौफी की दाद देनी चाहिए थी। उसने इतनी एहतियात भी जरूरी नहीं महसूस की थी कि जिस मोटरसाइकिल पर कोई वारदात कराई थी, कम अज कम उसे तो अपनी बिल्डिंग से दूर रखने की हिदायत करता। इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी जगह पर रिसेप्शन बना हुआ था कि बाहर से आने वाला कोई भी शख्स उसके सामने से गुजरे बगैर अंदर या ऊपर नहीं जा सकता था। वैसे भी उस पर एक ऐसी सरापा नाज किस्म की रिसेप्शनिस्ट बैठी थी कि शायद किसी का उससे रजू किए बगैर अंदर जाने को दिल ही न चाहता। कुछ लोग यूं ही काउंटर के सामने से गुजरते हुए भी अंदर या फिर सीढ़ियों और लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो यकीनन उन्हीं दफातर में मुलाजिम थे। शफी शाह मुझे बता चुका था कि कोई अजनबी अगर उस तरफ जाने की कोशिश करता तो उसे रोक लिया जाता था। सीढ़ियां और लिफ्ट पास ही पास थी। 2 बावर्दी गार्ड वहां खड़े थे और आने जाने वालों का उकाबी नजरों से चाय चल रहे थे। हम खुद ही रिसेप्शनिस्ट के सामने जा रुके और शफी शाह ने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा, जब्बार जिलानी साहब से कहाँ मुलाकात हो सकती है? सवाल उसने अंग्रेजी में किया था। उस अशर सामा किस्म की रिसेप्शनिस्ट ने मीठी मुस्कुराहट के साथ बारी बारी हम तीनों की तरफ देखा और बैठी बैठी सी आवाज में बड़ी शाइस्तगी से अंग्रेजी में पूछा, क्या उनसे आपकी मुलाकात तय है? जी नहीं, मगर मेरा ख्याल है वो हमसे मिल लेंगे। हम उनसे एक अहम बात करने आए हैं। शफी शाह ने जवाब दिया, बहुत बड़ा कारोबारी मामला है। हमारे हुलिया और शख्सियतें उस बात की तस्दीक करने के लिए काफी थी। नफीस और मुहज्जब सी शख्सियतों के मालिक तीनों सूटेड बूटेड और नहायत शाइस्ता बिजनेसमैन या एग्जेक्टिव नजर आने वाले आदमी उसके सामने खड़े थे, जिनमें से 2 नहायत नफीस किस्म का ब्रीफ केस भी उठाए हुए थे। अपनी मीठी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए उसने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उन्हें क्या बताऊं? उनसे कहिए कि मिसेस दुरानी वाली प्रॉपर्टी के सिलसिले में 3 साहिबान बात करने आए हैं। शफी शाह ने जवाब दिया और मेरी तरफ इशारा किया। ये मिसेस दुरानी के वकील हैं, मिस्टर अफसल बार 8 ला। फिर उसने अपनी अटॉर्नी की तरफ इशारा किया। हम रियल एस्टेट कारोबार करने वाले एक पार्टनर हैं। एस्टेट मैन के नाम से डिफेंस में हमारा दफ्तर है। लड़की ने तमानी से सर हिलाया और नहायत नीची आवाज में फोन पर गालबन जब्बार जिलानी को ही हमारे बारे में बताने लगी। चलने के बाद उसने रिसीवर रखा और हमारे लिए बाकायदा एक गेट पास तैयार करके हमें दिया। फिर पहले से ज्यादा मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली, टॉप फ्लोर पर बाज की सेक्रेटरी आपकी मुंतजिर है। हम तीनों ने बैक जुबान उसका शुक्रिया अदा किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। हमें इतना शरीफाना रवैया इख्तियार करने का खड़ाग इसलिए अपनाना पड़ा था कि हम ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते थे जिसकी इतला टॉप फ्लोर पर बैठे जब्बार जिलानी को मिलती और वो कबल अज वक्त होशियार हो जाता। रिसेप्शनिस्ट ने हमें उस लिफ्ट की तरफ जाने का इशारा किया जो सिर्फ बास और उसके मुलाकातियों के लिए मखसूस थी और सीधी टॉप फ्लोर पर जाती थी। रास्ते में कहीं भी नहीं रुकती थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो हमने खुद को एक राहदारी में पाया जिसकी दोनों तरफ कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सामने नाक की सीध में लकड़ी का एक शानदार दरवाजा बंद नजर आ रहा था। राहदारी में दबीज कालीन बिछा हुआ था और रोशनी मध्यम थी। उस किस्म की राहदारियां और ऐसी आराइश आमतौर पर अच्छे होटलों में देखने को मिलती थी। शफी शाह इमारत की साख्त और कुर्बजवार की इमारतों में बारे में तमाम जरूरी मालूमात हासिल कर चुका था। वो मुझे और टोनी को भी उन मालूमात से आगाह कर चुका था। उस बंद दरवाजे के करीब से ही सीढ़ी ऊपर जा रही थी जिसके रास्ते छत पर जाया जा सकता था, लेकिन दरवाजे के दोनों तरफ बावर्दी गार्ड हल्की मशीन गन्ने लिए खड़े थे जिनका रुख हमारी तरफ था। एक लम्हे के लिए तो मैं ठिठक गया कि क्या नीचे से ऊपर आने के दौरान ही हमारी हकीकत खुल चुकी थी। क्या जब्बार जलानी को इल्म हो चुका था कि मैं हकीकतन कौन था? मगर शफी शाह तस्दीक कर चुका था कि बिल्डिंग के रास्तों या लिफ्ट वगैरह में कहीं खुफिया कैमरे नस्ब नहीं थे जिनसे जब्बार जलानी अपने ऑफिस में बैठे बैठे टीवी स्क्रीन पर हमारी सूरतें देख सकता। हम भी गैर महसूस तौर पर इधर उधर का जायजा लेकर तस्दीक कर चुके थे कि कहीं से किसी कैमरे की खुफिया आंख हमें नहीं देख रही थी। हमने अपने आप को गन पॉइंट पर देखकर कोई काम दिखाने की कोशिश नहीं की। हम ऐसी कोई कोशिश कर भी नहीं सकते थे। हमारे और उनके दरमियान फासला काफी था। कोई काम दिखाने के लिए जरूरी था कि वो हमारे कुछ करीब होते। चुनाचे हमने 3 शरीफ कारोबारी शख्सियात की तरह इतनी खौफनाक कंधे देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाने की अदाकारी की, बल्कि टोनी ने हाथ भी उठा लिए क्योंकि उसके पास ब्रीफ केस नहीं था। मैं और शफी शाह कुछ ऐसी अदाकारी करने लगे जैसे हमारे हाथों से ब्रीफ केस गिरते गिरते बचे थे। गार्ड की गन्ने ही नहीं, उनकी सूरतें भी खासी खौफनाक सी थीं। उनमें से एक ने गन से और दूसरे ने हाथ से हमें इशारा किया कि हम लिफ्ट से जरा आगे ही रुक जाएं। यहाँ हम पहुंच चुके थे, फिर वो दोनों खुद ही हमारे करीब आ गए। मेरा दिल बाग बाग हो गया। कितना अच्छा मालूम होता है जब शिकार खुद टहलता वो शिकारी के पास आ जाए। खैरियत तो है? मैंने हकलाते हुए पूछा। हाँ खैरियत ही है। एक गार्ड गोया हमारी घबराहट से लुत्फ अंदोज होते हुए जेरे मूंछ मुस्कुराया। अंदर जाने से पहले आपको तलाशी देनी होगी और ये ब्रीफ केस खोल कर दिखाने होंगे। ये यहाँ का असूल है। सब मेहमान इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करते हैं। ओह, मैंने गोया इत्मीनान की सांस ली और बाजू नीचे करते हुए कहा, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अच्छा ही हुआ था कि वो ऑफिस के दरवाजे से आगे आ गए थे।
वैसे तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ऑफिस का दरवाज़ा साउंड प्रूफ था और छोटी मोटी खटर पटर की आवाज़ अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन यह और भी अच्छी बात थी कि अब हम सब दरवाजे से खासे दूर फासले पर खड़े थे। मैंने और शफी शाह ने ब्रीफकेस दोनों तरफ की दीवारों के साथ लगा कर रख दिए और हाथ उठाकर गोया तलाशी देने के लिए तैयार हो गए। एक गार्ड ने गन से हमें कवर कर रखा था, दूसरे ने गन कंधे पर लटका ली और गालबन हमारे लिबास को थपथपाने के इरादे से दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ा। हम उसे तलाशी देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम तीनों के पास न सिर्फ गन्ने बल्कि जरूरत की और दो चार छोटी मोटी चीजें मौजूद थी जिन्हें आम लोग खतरनाक अशिया में शुमार करते थे। चुनाचे इधर उस गार्ड के हाथों ने मेरे लिबास को छुआ, उधर उनके सरों पर कयामत टूट पड़ी। दूसरे गार्ड को शायद पता भी नहीं चला होगा कि कब और किस तरह उसके हाथों से गन निकल गई। शफी शाह और टोनी के हाथ इतनी तेजी से हरकत में आए थे कि मैं खुद भी उन्हें सही तौर पर नहीं देख सका था। उन दोनों ने गार्ड के सरों पर कराटे के वार किए थे। वो दोनों लड़खड़ाए, लेकिन मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया और तेजी से हरकत में आते हुए दोनों की गर्दनें बाजुओं में जकड़ ली। उसी असना में उनकी गन्नें शफी शाह और टोनी के हाथों में जा चुकी थी। मैंने महज एहतियातन उनकी गर्दनें बाजुओं के शिकंजे में जकड़ी थी कि वो कोई आवाज न निकालने पाए, लेकिन उसी लम्हे मुझे अंदाजा हो गया कि शफी शाह और टोनी का एक एक वार ही उनके लिए काफी साबित हुआ था और वो बेहोश हो चुके थे। ताहम मैंने उन्हें गिरफ्त में ही लिए रखा।